एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर डिस्कस किया था मोहर्स मेथड। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड जो कि है वोलार्ड्स मेथड। तो मोहर्स मेथड में हमने क्या किया था, बेसिकली डायरेक्ट टाइट्रेशन किया था, जो कि हमारा पहला पॉइंट है कि हमने उसमें एक टाइट्रेंट लिया AgNO3, क्योंकि एजेंटोमेटिक टाइट्रेशन है तो AgNO3 का यूज़ किया, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया हमने और उससे प्रेसिपिटेशन कराया अपने सैंपल में। जो भी हमारा सैंपल है उसमें जितने भी क्लोराइड आयन या एलाइड आयंस प्रेजेंट हैं उसको एनालाइज करने के लिए हमने डायरेक्ट टाइट्रेशन कर लिया। यानी कि क्या है कि हमारे पास टाइट्रेंट था, ठीक है, AgNO3, और यहाँ पर हमारे पास सैंपल था जिसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट थे, किसी भी रूप में हो सकते हैं क्लोराइड आयन, ठीक है, सैंपल है क्योंकि ये, और हमने डायरेक्टली इससे क्या कर दिया, टाइट्रेशन कर दिया। और यहाँ पर हमने यूज क्या किया था, पोटेशियम क्रोमेट एज अ इंडिकेटर, ठीक है। ये तो था डायरेक्ट टाइट्रेशन कि सीधे सीधे टाइट्रेशन कर दिया। अब बात अगर हम आती है वोलार्ड्स मेथड की, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें नोट करना है वो ये है कि जो वोलार्ड्स मेथड होता है वो बैक टाइट्रेशन होता है। क्या होता है? बैक टाइट्रेशन। और पहले आप अगर बैक टाइट्रेशन क्या होता है इस चीज को अगर आप समझ गए तो वोलार्ड्स मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि बैक टाइट्रेशन क्या होता है, करेक्ट। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहली चीज अगर हम लिमिटेशन की बात करें मोहर्स मेथड की, ठीक है, लिमिटेशन क्या थी कि हम उसे एसिड या बेस मीडियम में जब हम यूज कर रहे थे तो वहां पर क्रोमिक एसिड बन रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं पोटेशियम क्रोमेट, तो वहां क्या बन रहा था, क्रोमिक एसिड बन जा रहा था इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सैंपल है जो कि एसिडिक इन नेचर है तो हम क्या करेंगे, हम मोहर्स मेथड को यूज करके करेंगे तो हमारा तो इंटरफेयर करेगा रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए जो एक मेथड सामने आया वो आया वोलार्ड्स मेथड, जिसमें हमें ऐसा इंडिकेटर यूज नहीं करना है पोटेशियम क्रोमेट जो कि एसिडिक मीडियम होने की वजह से कुछ रिजल्ट्स में इंटरफेरेंस क्रिएट करे। तो उसके लिए क्या किया वोलार्ड्स ने, एक मेथड निकाला, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, बैक टाइट्रेशन करके कोई दूसरा इंडिकेटर यूज किया, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि एसिडिक मीडियम में भी हम अपना प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कैरी आउट कर पाए। तो यानी कि मेनली हमारा जो वोलार्ड्स मेथड है वो किस वजह से सामने आया कि ये एसिडिक मीडियम में भी वर्क करता है। तो मेनली जो एसिडिक सॉल्यूशंस, एसिडिक सैंपल्स होंगे वो हम वोलार्ड मेथड से टाइट्रेट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन उनका कर सकते हैं, करेक्ट। अभी बात आती है बैक टाइट्रेशन की कि बैक टाइट्रेशन होता क्या है, उसके बाद हम आएंगे इंडिकेटर पे, करेक्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं बैक टाइट्रेशन क्या होता है। बैक टाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक है सैंपल, तो मान लीजिए कोई आपके पास सैंपल प्रेजेंट है जिसमें क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्लोराइड आयन के सैंपल में हमने ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का सोल्यूशन, इसको हमने किस में ले लिया, सीधे सीधे AgNO3 को में ले लिया, ठीक है। और ये जो AgNO3 है ये नोन अमाउंट ऑफ AgNO3 होगा, ठीक है, कि ये नोन अमाउंट ऑफ AgNO3, यानी कि जो हमारा टाइट्रेंट था उसको हमने ले लिया, ठीक है, एक्सेस में ले लिया, ज्यादा सा ले लिया और नोन अमाउंट ले लिया AgNO3 का। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो रिएक्शन हुई उसने क्या किया, अच्छा एक चीज पहले हमें नोट डाउन करनी है कि ये जो हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है ये डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज्ड होगा, ठीक है,
और स्टैंडर्डाइज्ड हम इसे, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड से इसे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। इसकी नॉर्मलिटी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि NaCl की हेल्प से स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि हमने टाइट्रेंट लिया है तो वो स्टैंडर्डाइज्ड होगा। तो मैं यहाँ बार बार मेंशन नहीं करना चाहूँगी इस चीज़ को। तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जो AgNO3 हमने लिया है ये स्टैंडर्डाइज्ड, करेक्ट। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड AgNO3 हमारे पास एक्सेस में हमने ले लिया, जिसका अमाउंट हमें पता है कि इतना अमाउंट प्रेजेंट हमने लिया। मान लीजिए हमने 50 ml ले लिया, फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने 50 ml ले लिया। अब इस AgNO3 ने क्या किया, इस सैंपल के अंदर जितने क्लोराइड आयन थे उनसे रिएक्ट कर लिया। चलो हम इसको Cl आयन ना लेके X लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हैलाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसको हमने X से मेंशन कर दिया है। अब क्या हो रहा है, ये जो आपके पास AgNO3 था, ठीक है, एक्सेस में प्रेजेंट था डेफिनेटली, तो AgNO3 ने रिएक्ट किया आपके इस हैलाइड आयन से। तो मान लीजिए ये X आयन से रिएक्ट कर रहा है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ X की जगह कोई भी हो सकता है, यहाँ KCl होता या कोई भी और हेलोजेनाइड्स होते, थायोसाइनाइड्स होते, साइनाइड्स होते, सल्फाइड्स होते, इस टाइप के कोई भी जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर आ सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो वो हम यूज में भी लिख लेंगे कि जो वोलार्ड मेथड होता है वो हेलोजेनाइड्स, थायोसाइनाइड, साइनाइड, सल्फाइड एक्सेट्रा इस तरह के सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए यूज होता है, करेक्ट। तो अब इसने रिएक्ट कर लिया, जितने भी थे यहाँ पर हेलाइड्स या फिर आयंस जितने भी थे उनसे रिएक्ट कर लिया। रिएक्ट करने के बाद ये हमारा प्रेसिपिटेट बन गया AgX, और NO3 इसका एज सच निकल जाएगा। इसके सैंपल के रिमेनिंग अमाउंट से, रिमेनिंग पार्ट से इसको हम रिएक्ट करा देंगे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने AgNO3 क्या लिया है, एक्सेस अमाउंट में लिया है, तो जितने भी यहाँ पर X आयन थे उनसे उसने रिएक्ट कर लिया, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा हुआ AgNO3 है, वो हमें पता करना है कि वो कितना बचा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए हमने A अमाउंट ऑफ AgNO3 लिया था और B अमाउंट ऑफ AgNO3 उसमें से रिएक्ट हो गया, तो यानी कि इतने ml में से इतने ml रिएक्ट हो गया इस X आयन से, तो हमारे पास कुछ C अमाउंट बचकर आएगा। तो ये अमाउंट हमें एनालाइज करना है। ये जो C अमाउंट बचा हुआ अमाउंट ऑफ AgNO3 है, ये अगर हमें पता चल जाए कि कितना बचा हुआ है तो हम पता कर सकते हैं कि कितना रिएक्ट किया था, ठीक है। B कितना था, ठीक है। A हमें पता है, C हम निकाल लेंगे बैक टाइट्रेशन करके, तो हमें B पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, ये जो प्रेसिपिटेट बन गए हैं AgX, ठीक है, और बचा हुआ AgNO3, ठीक है, लेफ्ट ओवर बचा हुआ AgNO3। अब इस बचे हुए AgNO3 को हम टाइट्रेट करा लेंगे। अब हमें किससे टाइट्रेट कराना है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन यहाँ तक हमारा हो गया कि बैक टाइट्रेशन इसे ही कहा जाता है। बैक मतलब हम वापस से अपने टाइट्रेंट को किसी और रिएजेंट से टाइट्रेट करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैक टाइट्रेशन। खत्म हुई बात यहाँ पर। अब हम आते हैं इस केस में, ठीक है, वोल्हार्ड्स मेथड के केस में हम क्या यूज कर रहे हैं AgNO बैक टाइट्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इसको टाइट्रेट करने के लिए अमोनियम थायोसाइनाइड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड NH4SCN। इसको यूज करके हम जो बचा हुआ AgNO3 है उसको टाइट्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाती है इसकी रिएक्शन। अच्छा, इसमें हम आपका अमोनियम थायोसाइनाइड के साथ पोटेशियम थायोसाइनाइड भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों करते हैं। तो उसको अगर आप ऐड करोगे तो उसकी रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडिकेटर होगा
तो वो इंडिकेटर कोई भी फेरिक सॉल्ट होगा, आयरन थर्ड जिसकी वैलेंसी होती है Fe+3, ठीक है। तो ये या तो फेरिक नाइट्रेट भी ले सकते हैं या फेरिक अमोनियम सल्फेट भी ले सकते हैं। तो अगर इंडिकेटर की रिएक्शन की बात करें तो Fe+3 जैसे ही आपके एक भी एक्स्ट्रा आपका अमोनियम थायोसाइनेट का ड्रॉप जो होगा उससे रिएक्ट करेगा HCN से, तो ये फॉर्म आपका कर देगा FeSCN+2, और ये जो होता है ये क्या होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। और ये जो हमारी पूरी रिएक्शन है ये नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। मैंने आपको बताया था कि एसिडिक मीडियम में हम करते हैं इसको, तो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वोलार्ड मेथड ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले रिएक्शन कराई एक्सेस AgNO3 की सैंपल के साथ, उसके बाद जो बचा हुआ AgNO3 था उसको हमने अमोनियम थायोसल्फेट की हेल्प से टाइट्रेट कर दिया और पता कर लिया कि कितना AgNO3 हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो इसकी नॉर्मेलिटी हमें पता होगी तो हमें पता चल जाएगा कितना AgNO3 बचा हुआ है। तो और ये इसकी रिएक्शंस हो गई। अब आते हैं इसकी टेक्निकल पार्ट पे कि हमने क्या चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसमें और क्या क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो होता क्या है बच्चों, जब यहाँ पर AgCl बन रहा है, ठीक है, जब रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, तो सॉरी ये वाला AgCl नहीं, यहाँ जो AgCl बना हुआ है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, देखिए पड़ा हुआ था ना, यहाँ पर ऑलरेडी था। तो ये AgCl या फिर जो भी आपका ये सैंपल बना ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप में जो भी आपका प्रेसिपिटेट बना, वो प्रेसिपिटेट क्या होता है, डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि जब ये AgCl का जो प्रेसिपिटेट ऑलरेडी पड़ा हुआ था आपके सैंपल में, जो हम रिएक्शन पहले ही करा चुके थे, तो यहाँ AgCl बना था, अब आप उसे निकाल देते, एक तरीका था, वो हम तरीकों पे बाद में आएंगे। तो क्या हुआ, वो पड़ा हुआ है। अब हमारे पास जैसे ही एक्सेस ऑफ SCN होंगे तो क्या होगा, ये हमारा जो AgCl है ये इन आयन से रिएक्ट कर जाएगा और AgSCN बनाने की कोशिश करेगा और क्लोराइड आयन हमारे फिर से अलग होने लग जाएंगे। इसका मतलब कि हमारी जो करी कराई मेहनत थी बैक टाइट्रेशन की वो बेकार हो जाएगी। तो हमें कुल मिला के ये जो AgCl इसमें बन रहा है उसको बनने से डिसॉल्व होने से रोकना है, ठीक है, यानी प्रेसिपिटेट बन जाए तो बन जाए एक बार, उसके बाद जो बचा हुआ AgNO3 है हम उसे ही टाइट्रेट कर पाए, ऐसा ना हो कि ये दोबारा से रिएक्ट करने लगे हमारे HCN पार्ट से, अमोनियम थायोसाइनेट की, करेक्ट। तो और देखो ये हो क्यों रहा होगा, ड्यू टू द KSP वैल्यू, क्योंकि Ag और SCN की जो KSP वैल्यू है वो 7.1 × 10⁻³ समथिंग होती है, और जो हमारा AgCl है जो यहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ जो बन रहा है उसकी KSP वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻⁻10। तो KSP वैल्यू जिसकी कम है, जिसकी KSP वैल्यू कम है उसका प्रेसिपिटेट जल्दी बनेगा, यानी कि AgSCN की मैंने KSP वैल्यू बोली 10⁻13 तक है, और इसकी अगर हम बात करें AgCl की तो उसकी KSP वैल्यू कितनी थी, 1.2 × 10⁻10 जा रही थी, यानी कम किसकी थी, कम थी AgSCN की। इसका मतलब प्रेसिपिटेट ये फेवर करेगा और ये वाला जो AgCl का प्रेसिपिटेट जो बन रहा था ये डिसॉल्व होना चाहेगा, यानी कि ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है ये फेवर कर रहा है बनने के लिए, ठीक है। तो हमें कुल मिला के इस रिएक्शन को रोकना है। तो अब रोकने का क्या तरीका हो सकता है, पहला तरीका ये हो सकता है कि हम इसे, जो हमारा पहला तरीका क्या हो सकता है इसके,
कि हम फिल्ट्रेशन कर दें, फिल्ट्रेशन ऑफ AgCl इन फर्स्ट स्टेप। ये AgCl AgX भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने जो भी बनाया है उसको हम वो कर देंगे। AgCl में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ब्रोमीन का जब सैंपल होता है तो इस केस में ये वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती है, क्योंकि ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी बड़ा होता है, उसकी KsP वैल्यू भी चेंज हो जाती है AgBr की, करेक्ट। इसीलिए मैंने यहाँ पर AgCl लिया हुआ है। तो AgCl को या तो हम पहले ही स्टेप में फिल्टर करके निकाल दें। अब हमने इसे फिल्टर करके जब निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचा हुआ होगा, सिर्फ AgNO3 बचा होगा, उसे हम टाइट्रेट कर लेंगे सीधे सीधे, करेक्ट। या तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका हमने क्या डाला यहाँ पर, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमने पोटेशियम नाइट्रेट भी डाल दिया। तो ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये एज कोएगुलेंट एक्ट करता है, ठीक है। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट आपका एज अ कोएगुलेंट ऐड करेगा, ठीक है। फिर इस सस्पेंशन को हम बॉईल कर लेते हैं 3 मिनट के लिए और फिर कूल करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये जो आपका पोटेशियम थायोसाइनाइड है इसकी वजह से, इसको बॉईल करने की वजह से आपका जितना भी ऐसा AgNO3 होता है जो कि एब्जॉर्ब हो गया होगा वो फ्री हो जाता है और रिएक्ट कर पाता है आपका जो अमोनियम थायोसाइनाइड बचा हुआ है उससे, ठीक है, जिससे कि AgCl से ना रिएक्ट करके अमोनियम थायोसाइनाइड से रिएक्ट करे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर देते हैं। सॉरी, ये यहाँ एज कोगुलेंट हम पोटेशियम नाइट्रेट यूज करते हैं, पोटेशियम थायोसाइनाइड नहीं, इसलिए इसको नीचे ही लिख लेते हैं पॉइंट को। पोटेशियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में क्या होता है, कोगुलेंट एज अ कोगुलेंट ऐड करता है और AgCl को डिसॉल्व होने से रोकता है, ठीक है, कोगुलेंट की तरह काम करेगा, राइट। तो क्या होता है, AgCl जो होता है वो डिसॉल्व होने से रुक जाता है और हमारा जो बचा हुआ AgNO3 है वो रिएक्ट कर पाता है आपके अमोनियम थायोसाइनाइड से या फिर पोटेशियम थायोसाइनाइड जो हमने एज अ टाइट्रेट यूज कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा मेथड है जिसको हम मॉडिफाइड वॉलार्ड मेथड भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मॉडिफाइड वॉलार्ड्स मेथड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम एक सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब हमने एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड किया था, पहला स्टेप जो हमारा था ना, ये वाला स्टेप जहां पर हमने एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड किया था, इसी समय पर हम क्या ऐड कर देते हैं, ऐसा सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं जो कि एज अ वेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। उसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है इसका क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म ऐड कर देंगे एज अ वेटिंग एजेंट, जिससे कि क्या होगा, जो हमारा जो AgCl है उसका जो प्रेसिपिटेशन है वो बना रहेगा। ये इसको क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, डिसॉल्व होने से रोक देगा, एक वेटिंग एजेंट का काम करेगा, एक लेयर फॉर्म कर लेगा ऐसी, जिससे कि ये AgCl जो है वो क्या होगा, डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट इसका बना रहेगा। तो इस मेथड को कहते हैं मॉडिफाइड वॉलार्ड्स मेथड, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे इस AgCl के प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व होने से बचाया जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वॉलार्ड्स मेथड। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट मेथड विच इज फजास मेथड। अच्छा, इसमें इंडिकेटर के नेम आप लोग और मेंशन कर लीजिए चाहे तो, वैसे मैंने बता दिए हैं नोट करने के लिए, लेकिन आप मेंशन कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये है आपका फेरिक नाइट्रेट और फेरिक अमोनियम सल्फेट, ये इसके इंडिकेटर होते हैं।
तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद फजान्स मेथड। अब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।